मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं एसपी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। माफ कीजिएगा, आज कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत शब्द से नहीं करूंगा। दरअसल आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं उसे लेकर न सिर्फ मेरे भीतर बल्कि पूरे देश में गुस्से का माहौल है, जो मुझे स्वागत जैसे औपचारिक शब्दों के इस्तेमाल से रोक रहा है। बहरहाल लौटते हैं मुद्दे की तरफ। कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर सवाल ये उठता है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के आधार पर कत्लेआम क्यों मचा दिया। पर्यटकों से उनके नाम पूछकर किसी के सिर में तो किसी के छाती में गोलियां क्यों दागी गई। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर जिस कायराना करतूत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, वो किसी भी हाल में काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में स्थापित शांति को चुनौती देकर चरमपंथी दौर की याद दिला दी है। आपको 1989 का वो कश्मीर याद होगा जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गई। कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर घाटी से पलायन कर गए। अपने पुश्तैनी घरों और संपत्तियों को भी छोड़ना पड़ा, जिस पर स्थानीय लोगों ने कब्जा जमा लिया। कश्मीर नर्क बन गया। घाटी की धरती खून से सन गई। सैकड़ों हजारों लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीरियों की जिंदगी दुश्वार हो गई। इसके बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों की सफाई में लग गए। 2019 में धारा 370 का हटना कश्मीर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। घाटी में शांति बहाली हुई। परिणाम स्वरूप पूरी घाटी पर्यटकों से गुलजार हो गई। लेकिन कश्मीर में स्थापित शांति आतंकियों के आकाओं को नागवार गुजरी। तभी इस बार नफरत की एक नई इबारत लिखते हुए सिर्फ हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर देश में जहर बोने का काम कर दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज का मुद्दा है आतंक का कायराना पैगाम, रक्त रंजित हुआ पहलगाम। तो पहलगाम की बेसन घाटी में 22 अप्रैल मंगलवार का दिन था। गुनगुनी धूप खिली हुई थी। देश विदेश से कश्मीर घूमने आए पर्यटक अपने परिवार के साथ धरती की जन्नत के खूबसूरत नजारों को निहार रहे थे। तब वहां मौजूद लोगों ने शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन हुआ ऐसा ही। बैसरन घाटी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। आतंकियों ने 27 निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों के खून से घाटी को लाल कर दिया। इस कायराना करतूत को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए, जिसके बाद घाटी में फिलहाल सन्नाटा और देश में आक्रोश है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इसका बदला कब और कैसे लिया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन देख लेते हैं पहले एक संक्षिप्त रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दुनिया की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर की, लेकिन अब ये तस्वीरें आतंक का पर्याय बन चुकी हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियों को आतंकियों ने बेकसूर लोगों के खून से लाल कर दिया। मंगलवार को पहलगाम की बैसरन घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश के अलग अलग राज्यों से आए 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप बैसरन घाटी के खुले मैदान में मौजूद था। तभी जंगल की तरफ से आए हथियार बंद लोगों ने एक टूरिस्ट का नाम पूछा और उसके बाद उसके सिर में गोली मार दी। आतंकी करीब 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे। हमले में 27 लोगों की जान चली गई। पहलगाम में हुआ हमला बीते 6 साल में कश्मीर में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। इससे पहले पुलवामा में आतंकियों के हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी।
इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। इसका सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल है। कभी श्रीनगर में पैदा हुए शेख सज्जाद का ठिकाना अब पाकिस्तान में है। जानकारों का मानना है कि ये हमला पूरी तरह प्लानिंग करके पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। दरअसल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात तेजी से सामान्य हुए हैं, लेकिन कश्मीर में स्थापित शांति जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को रास नहीं आ रही है। घाटी में हुए हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों के नाम पूछकर उन्हें मारा है। ये आतंक के उस मॉड्यूल की तरफ इशारा है जहां हिंदू धर्म के लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। बहरहाल हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमले की खबर और सुरक्षा बलों के मूवमेंट के बाद कश्मीर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट सुरक्षित स्थानों पर निकल गए हैं। कश्मीर और कश्मीरियों के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो अब आतंकी हमले के दर्द से कराह रहा है। कश्मीर को अब जिस मरहम की जरूरत है वो यकीनन आतंकियों के खून से ही बनना चाहिए। मौजूदा समय में देश की भी यही पुकार है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट। तो आतंक का कायराना पैगाम रक्त रंजित हुआ पहलगाम। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं। यश भारती जी हैं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय सिंह तोवर साहब हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। सुनील पंडिता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कश्मीर से हैं। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं तो रायपुर के, लेकिन पहलगांव से जुड़ रहे हैं। उस समय पहलगांव गए थे, उनसे भी हम रूबरू होंगे। अजय त्रिपाठी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। राम अवतार तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी नहीं आ पा रही मुझे। आपकी आवाज आ रही है प्रमुखता से मेरे को? हाँ, आ रही है। आदरणीय भाभी साहब को मैं नमस्कार करता हूँ यहाँ से। ये ममता जी हैं जी, और यही जो टीम लीडर, हम लोग 60 लोग हैं जी। त्रिपाठी जी रायपुर के छत्तीसगढ़ से करीब 60 लोग हैं जी, जिनको लाने वाली जो ममता शर्मा है जी, ये भाई है। मैं इनसे बात कराने के लिए आपको पास में हूँ, क्योंकि ये और घटनाक्रम को बताएंगी जी। चलिए, घटनाक्रम हुआ क्या है। जो एक टूरिस्ट के रूप में 60 लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। जी, अभी हम लोग एक होटल में, होटल ताज है जी, उसके होटल में अभी कैद है, समझ जाओ। होटल में रह रहे हैं, खाना पीना रहना। बाहर निकलने पर अभी प्रतिबंध है, क्योंकि बाहर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जी। अभी ये चर्चा कर रहा है किसी तरह कैसे हम लोग सकुशल रायपुर वापस पहुंच पाए, क्योंकि चेकिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, सारे चीजों की रिपोर्ट सरकार एकत्रित कर रही है। गृह मंत्री से लेकर सारे सेना के अधिकारी, फोर्स तैयार है। और अभी कोई तिवारी जी माफ करिएगा, मैंने इसके पहले कहा। ममता जी नमस्कार आपको। तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, पहलगांव जब आप पहुंचे हैं, आप ऐसा पता चला कि आप उसी स्थान पे घूमने जा रहे थे, आपका पूरा ग्रुप, जहां ये घटना हुई है, तो आप उस समय कहां थे? और जब ये घटना हुई तो पहलगांव की स्थिति कितनी देर में बदल गई और क्या रही? देखिए, हम लोग पहलगांव से 15 किलोमीटर पहले जो नेशनल हाईवे पे थे, तो हमको रोक दिया गया सीआरपीएफ के द्वारा कि कुछ आतंकी हमला हुआ है। पहले बताए कि आतंकी हमला हुआ है जी, फिर बताए कि 2 लोगों की मरने की खबर है, कुछ देर रुक जाइए, सामान्य हो जाएगा। ऐसा करके 3 घंटा हम लोग वहां रोड में खड़े रहे, और फिर ये खबर आई हमारे पास कि 20-22 लोग मर चुके हैं और हालत ज्यादा खराब है। सर्चिंग हो रहा है, मुठभेड़ हो रहे हैं, सारी चेकिंग हो रही है, सारे रोड बंद कर दिए गए। हमको घुसने पर प्रतिबंध है, तो हमको अंदर जाने नहीं दिया गया। बोला गया वापस आप सुरक्षित और जल्दी वापस लौट जाइए, जहां आपको ठहरने के लिए मिल जाए। तो वापस हम श्रीनगर आ गए और आकर होटल जो पहले लिए थे उनसे अनुरोध किया कि हमको होटल किनसे दे दो। हमारी ममता जी जो टीम लीडर हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि होटल दे दो। तो
होटल में 12 बजे हम पहुंचे, खाना खाए, 1 बजे तब आए और फिर रहे। और उसके बाद लगातार आज हम लोग दिन भर ये कोशिश में है कि किसी तरह से स्थिति सामान्य हो तो हम लोग रायपुर की तरफ निकल जाएं। नहीं, आपके कितने दिन का प्रोग्राम था वहां पे? कितने दिन का प्रोग्राम था? आगे क्यों कैंसिल किया? क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग वापस लौट जाएं? देखिए, अब मैं जी से बोलता हूँ कि डिटेल और बताएंगी। ममता जी आपसे बात करेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। ये तो तत्व हर एक इंसान को होते हैं और इसी करने के लिए मैं अपने परिवार और रायपुर, भिलाई और बिलासपुर मिला के 75 लोगों का हमारा ग्रुप था। उसमें से 65 लोग आ ही पाए, उसमें और 60 बड़े थे जी। और हम जब 3 दिन का अपना ट्रिप पूरा करके कश्मीर का, श्रीनगर का, गुलमर्ग और जो भी साइकिल थे वो करके जब हम पहलगाम के लिए बहुत आतुर थे जाने के लिए, बहुत खुश थे और उसके लिए हम, लेकिन हम किसी कारण से लेट हो गए। ट्यूलिप गार्डन हमारा रुका हुआ था तो वो करके हम थोड़ा लेट हुए और उस लेट के कारण हम पहलगाम में अपना चेक इन हमारा नहीं हुआ था। लेट होने से हमको पहलगाम के पहले ही ये जानकारी मिल गई कि यहाँ पे कोई आतंकी हमला हुआ है। तो वहाँ की कुछ स्थानीय लोग बोले सिर्फ होते रहता है, आप लोग जाइए। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ये पता चला कि टूरिस्टों पर ही ये सब हुए हैं। फिर पहलगाम होटल से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करे हैं। हमारा वहाँ 2 दिन रुकने का प्रोग्राम था, सारे पेमेंट हम कर चुके थे क्योंकि ग्रुप बड़ा है, इसमें सबके रहने खाने सबकी व्यवस्था का हम एडवांस भी किए थे। अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हम ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना ही पीछे वापस श्रीनगर आ पा रहे थे। बस इंतजार कर रहे थे कि आर्मी अफसर ये बोलते थे कि आप लोग थोड़ा सा ऊपर हाई कमांड के आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं, वो जो परमिशन करेंगे हम वो करेंगे। तो आप लोग वेट कीजिए और आप सेफ जोन पे हैं। वहाँ पे पूरी आर्मी की टीम थी तो हम वही काफी देर रुके रहे। उसके बाद जब ये बोला गया कि आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना है, हाई अलर्ट है, पहलगाम खाली कराया जा रहा है, उस स्थिति में इन सब बातों के बीच में हम जब श्रीनगर में पहले जहाँ रुके थे वहाँ पे व्यवस्था कराने में लग गए। तो वो होटल वाले, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, वो हमारी बहुत मदद किए। अपने आने वाले गेस्ट को किसी बहाने से हाउस बोट में, नए होटलों में शिफ्ट किए कि पहलगाम में वो नहीं जा रहे, चेकआउट नहीं किए। ऐसा करते करते हमको 22 रूम प्रोवाइड किए और हम 3, 4, 5 एक रूम में रह के अपने रात को जैसे तैसे काट लिए। ममता जी ये जानना ममता जी 1 मिनट ये जानना चाहेंगे कि पहलगांव में आपने होटल बुक की थी, उसका पैसा दे दिया है, वो लौटा क्या? और क्या सारे टूरिस्ट इसी तरह वापस अपनी जगह जा रहे हैं जहां से आए हैं? नहीं, अभी तो कोई लौटा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं होटल वाले कि अभी जो कैंसलेशन पॉलिसी होती है, जब हम सेम डे या 2 दिन पहले कराते हैं तो वो रिफंड नहीं करते हैं। लेकिन होटल वालों से मेरी बात हुई है, बोले पूरा होटल खाली हम कर दिए हैं, वहाँ पे अकाउंट्स देखने वाले कोई भी नहीं है, तो अभी हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अभी थोड़ा सा समय दीजिए। तो जब सारे जो होटल वाले की जो पॉलिसी होगी उसके आधार पे हम आपको रिफंड करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जो उस पैसे का तो मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है। तो हमारी पूरी तैयारी किए थे। ममता जी मैं आपके पास फिर से आता हूं 5 मिनट में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्रीनगर से हैं, वहीं के स्थानीय हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सुनील पंडिता जी। सुनील जी, मैं देख रहा हूं आपके पीछे कैंडल लाइट मार्च चल रहा है और इस घटना को लेकर देखिए अभी तक कोई टूरिस्टों पे इस तरह, इसके पहले जो अमरनाथ यात्री थे उन पे हुआ है, बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री मरे हैं, 32, 35, 36 इस तरह, लेकिन सामान्य टूरिस्टों पे इस तरह से घटना हुई पहली बार, मुझे लगता है कश्मीर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई। आगे अब क्या चल रहा है वहां पे? कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ सन 1990 में, वही हालत जो हमें आज लग रहा है, आज के डेट में भी जो है, तो 1990 जो आज भी हमें याद आ रहा है। हिसाब से देख रहे हैं कि वो कल शाम से लेकर जो अब तक जो है लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी जो आत्मा है उनकी जो है शांति दे, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के साथ जो हुआ 1990 में, वही चीज जो आज भी हो रहा है 90 के बाद। तो लोगों के अंदर जो है, मैं यूं आपको बात भी करवा देता हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी आप जो पूछ सकते हैं इनके आक्रोश जिस हिसाब से यहाँ पर इस समय जो है कि कैंडल मार्च कर रहे हैं, इस वक्त हिसाब से करें। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए कि हमारे यहाँ पर भारत जी है,
इनसे भी आप बात कीजिए। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, 35 साल से जो कश्मीरी पंडितों के साथ धर्म के नाम पे नरसंहार होता आ रहा है, जो हम चिल्ला रहे थे सड़कों पे, उससे भी घिनौना नरसंहार धर्म के आधार पे कल पहलगाम में दोहराया गया। जी यही मौका है, समय आया है। हम यशस्वी प्रधान और यशस्वी गृह मंत्री को अनुरोध करते हैं जी कि इस देश ने, जो देश इस घटना के पीछे है, उस देश का नक्शा इस धरती से खत्म किया जाए। इस समय आप अभी कहाँ पे बदलाव नहीं लिया। हैं? इस समय आप कहाँ पे हैं? हम जम्मू कश्मीर में हैं, अभी जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। नहीं यहाँ किस जगह पे हैं? ये तो मुझे मालूम है आप कश्मीर में हैं, किस जगह पे हैं? मैं कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा एक कैंप है, वहां से बोल रहे हैं हम। जी हाँ जी जी तो हम यशस्वी प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं, जब तक इन राक्षसों का नामो निशान कश्मीर के धरती से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान संतुलित नहीं रहेगा। और जब तक कश्मीरी पंडित को वापस वहां इज्जत बसाया नहीं जाएगा कश्मीर में, तब तक हिंदुस्तान ऐसे ही डगमगाता रहेगा। तो इसलिए इन राक्षसों का नाश करना, इनको पाताल से बाहर निकाल के इन हड्डी पसली एक सुनील करना। जी को दे दीजिए फोन थोड़ा सा। सुनील जी को दे दीजिए। जी सर। सुनील जी आप अब हमारे साथ हैं अभी आधे एक घंटे तक। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा समाप्त कर रहे हैं। इसको समाप्त करके मैं आपके पास फिर से आता हूँ है ना? ठीक है ठीक है। एक बार फिर ममता जी से बात कर लेते हैं। ममता जी, अब आप अगर अलाउ करते हैं तो आप कश्मीर में रहेंगी या आप रायपुर आना चाहेंगी तुरंत? हम तुरंत रायपुर आना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ 4 साल की बच्ची से लेकर 75 साल के बुजुर्ग हमारे साथ हैं। और हम कल रात को बहुत मुश्किल से व्यवस्था कराए हैं, फिर उसमें से कुछ रूम आज खाली। लेकिन आपके आने का रिजर्वेशन वगैरह रायपुर तक बहुत दूर है, कैसे आएंगे आप? रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हम इसी सोच में कल भी सारी रात सोए नहीं हैं, आप दिन भर से खाए नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास हम कल रात को हमको शरण मिली, आज रिक्वेस्ट करने पे हमको दिन भर हमको यहाँ रखे हैं। उसके बाद हमारे साथ ये परेशानी है कि कल के गेस्ट को होटल वाले जो हम एक दिन के लिए उनको रहना मांगे थे, रिक्वेस्ट किए थे, वो हमारा सपोर्ट भी किए, लेकिन हम अब कल क्या करेंगे? हम इनको लेके कहाँ जाए? हम न यहाँ से बाहर निकल सकते, न ही यहाँ रह सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम तो चाहते क्या भी आपके आसपास और भी बहुत सारे टूरिस्ट होंगे, क्या वो भी आपकी तरह सोच रहे हैं कि हमें वापस जाना, अब यहाँ नहीं रहना? सोच रहे, क्योंकि किसी को भी अपनी जिंदगी से प्यारी तो कुछ नहीं होती है, और कहाँ जाए और कैसे जाए सबके पास क्वेश्चन मार्क है। सब ये सोच रहे अगर जाना तो सब चाह रहे, लेकिन कैसे जाएंगे हम? अगर रायपुर से छोड़िए कचरा तक हमारी बाइक मतलब रोड व्यवस्था करना चाहते हैं, तो रामबन के पास जो हमारा रोड ब्लॉक है, नेशनल हाईवे, वो भी बंद है। और बाई एयर इतने लोगों को लेके जाना हमारे लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि फ्लाइट भी फुल दिखा रही है और सबके पास इतने नहीं है कि हम कुछ उसकी व्यवस्था कर सके। हम बहुत मुश्किल से यहाँ रूम शिफ्ट कराए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, और कल हम क्या करेंगे इसके लिए हम कुछ भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। आपके साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे कहिए कि मुख्यमंत्री जी को फोन करें, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं साहे साहब, और वो जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। तिवारी जी, मैं कुछ देर बाद फिर से आता हूँ। एक बार मैं ये बात कर लेता हूँ कि त्रिपाठी जी आपको ये बता दूं कि सीएम साहब से बात हुई है जी। सीएम साहब का फोन आया था जी, और हमारा कुशल क्षेम पूछा उन्होंने, और हमने स्थितियों से अवगत सीएम साहब को कराया है, क्योंकि आर्मी का यहाँ चलता है। यहाँ आज श्रीनगर बंद का आह्वान किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई तय नहीं हो पाया है। आज के बाद कल होगा, कब पता चलेगा क्या होगा। हम लोग लगातार हमारी शुभकामनाएं तिवारी जी कि आप सकुशल लौटें और आपकी रायपुर की यात्रा भी सकुशल हो। हम एक बार फिर से आएंगे, हमें बात कर लेते हैं इस समय जो हमारे विरोधी दल हैं वो क्या सोचते हैं। यश भारती जी
क्या समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे आप यही कहेंगे और है भी, देश के साथ खड़ी है, आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन इस घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है? फिर मैं श्रीवास जी आपके पास आता हूं। एसपी त्रिपाठी साहब जी, हम सरकार में जो पार्टी है उसके लिए विरोधी दल जरूर है जी, लेकिन देश विरोधी नहीं। मैंने ये नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, मैं आपके वक्तव्य की बात नहीं कर रहा, शब्दावली जिस तरीके की प्रस्तुत होती है उसमें अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण कहा। आपकी मंशा मुझे स्पष्ट है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चाहा वो किया, जम्मू कश्मीर में अमन चैन के नाम पे जो चाहा वो कहा, लेकिन क्या वो अमन चैन में लौटा? लगातार हमारे फोर्स के लोग शहादत दे रहे थे। आज आम नागरिक, देश का पर्यटक घायल हुआ, चोटिल हुआ, और आतंकवादियों ने संदेश क्या दिया? वही संदेश दिया जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, और उस पर प्रतिक्रिया भी भारतीय जनता पार्टी ने वही बचकाना दी। जिस तरीके से सोशल हैंडल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि धर्म पूछा जाति नहीं, 8 घंटे भी नहीं बीतने दिए। यह सत्ताधारी दल का व्यवहार है, यह सत्ताधारी दल के अहंकार है। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस तरीके से बचकाना प्रचार करना। वहां कश्मीरी मुसलमान शहीद हुआ, वहां बेंगलोर का मुसलमान परिवार शहीद हुआ, वहां इंसानियत शहीद हुई, मानवता तार तार हुई। वहां भारतीय जनता पार्टी धर्म ढूंढ रही थी। उन आतंकवादियों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर देखेंगे? जिसकी जिम्मेदारी थी, जहां पिछले 2 साल में लाखों पर्यटक आए और अभी तो स्कूलों की ठीक ढंग से छुट्टियां नहीं लगी थी, फिर भी 2000 मौके पर लोग थे। जो हमने मीडिया के माध्यम से संख्या देखी, 2000 में एक पुलिसकर्मी नहीं, एक सुरक्षाकर्मी नहीं, जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। कैसा अमन चैन, कैसी सुरक्षा व्यवस्था? क्या हमारी फोर्सेस को आप केवल और केवल शहीद होने के लिए छोड़ देंगे? क्या हमारे लोगों को, आम नागरिकों को शहीद होने के लिए छोड़ देंगे आप? और उसको ये धार्मिक एंगल जो आतंकवादियों ने दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स ने किया। ये जो दिया जलाया है आतंकवादियों ने, नफरत का जो गोली चलाई है नफरत की, उस दिए में तेल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो सोशल मीडिया से प्रचार किया। और आपदा में अवसर तो तब हो गया जब आप, अभी हमारे पत्रकार साथी जो रायपुर के फंसे हुए हैं वहां पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में, आज जम्मू कश्मीर से लौटने का किराया बाय एयर अगर आप देखते हैं तो उसको दुगना तिगुना कर दिया गया। यह आपदा में अवसर, किसका नियंत्रण है? सरकार पे। तो ये सारी चीजें अगर हम उठाते हैं, ये सारी बातें अगर हम कहते हैं, तो हमें देश विरोधी का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम संदेश भेजा, ये दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है, और मजबूती के साथ खड़े होने का समय। जहां जो आतंकवादियों ने संदेश देने का काम किया है कि हमें धार्मिक रूप में बंटवारा करने की, हमें एक साथ मिलकर खड़ा होना है, एक साथ जवाब देना है। कल मैं देख रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों ने लगातार विरोध किया जी, और कर रहे हैं विरोध, देश का मुसलमान विरोध कर रहा है, लेकिन ये आतंकवादियों ने जो संदेश दिया, इसमें हिंदुओं को और मुसलमानों को मिलजुल करके संदेश देना पड़ेगा, पूरे देश को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब देना है इन आतंकवादियों को, देना भी पड़ेगा। हम कर्नल साहब आपके पास, चूंकि आप ही आज मेरे मुख्य वक्ता हैं, क्या इसका निष्कर्ष होगा और क्या सोल्यूशन होगा ये आपसे जानेंगे, लेकिन एक बार चूंकि राजनीति की बात हुई है तो श्रीवास जी से भी बात कर लेते हैं। श्रीवास साहब, आपने यश भारती जी को सुना होगा, इन आज हमारा लायक, या हम आज कोई भी सवाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ जानकारी मांग रहे हैं। और मैंने यश भारती जी से भी प्रतिक्रिया जानी कि इस समय समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। आपको बता दूं, आज कांग्रेस ने इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया देने से ही मना कर दिया है, यह भी एक दुखद है। ऐसे में अब आप क्या उत्तर देंगे यश भारती जी का? देखिए, यश भारती जी अपने पार्टी के चरित्र के अनुरूप ही यहाँ पर बयान दे रहे हैं, और जैसे अपेक्षा थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसको बचाने का ये प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी का यही रक्त चरित्र रहा है। अपने सरकार के समय जाति और धर्म के हिसाब से किस प्रकार से बाकी लोगों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, आज लगातार इनकी जो दुर्गति हो रही है इसी कारण हो रही है। चलिए अब घटना पे आ जाए, घटना पे आ जाए। रक्त से इनके हाथ रंगे हुए हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं, नहीं, पहले क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया होगी। अगर इन्होंने क्रिया की है तो प्रतिक्रिया होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दामाद की प्रतिक्रिया आपने सुनी
क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने कि मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, इसीलिए मुसलमान उद्वेलित हो रहे हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। मतलब इससे बड़ा शर्म का बात ये रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का ही अधिकृत बयान है जो नीति और नियत है उसको परिलक्षित करता है। तो सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद अगर गिद्धभोज बनकर वहां पर राजनीति की जाएगी तो देश इनके खिलाफ में खड़ा होगा। ये चैनल पर बैठकर बोलना बहुत अच्छा लगता है कि सबको एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता है, लेकिन कहना अलग है और करना अलग है। ये दोनों चीजें नमाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। चलिए अब सरकार आपसे सवाल है, वही चाहती है। शिवाजी जी आपसे सवाल है, आपकी सरकार है, अब फिर सर्जिकल स्ट्राइक या आर पार? देखिए ऐसा है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार हैं, हम खाली निंदा में और बाकी चीजों में समय जाया नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं बीता, हमारे गृह मंत्री जी वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा समाप्त कर दिया है। एक्शन बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। भारत देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो घटना हुई है उसका बहुत ज्यादा दुखद है, वो घटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन घाटी में शांति व्यवस्था स्थापित हो, विकास हो, इसके लिए सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। लेकिन जो घटना घटी है, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी रहम की उम्मीद नहीं होगी। और मेरा साफ कहना है कि जल्द से जल्द आपको निर्णय मिलेगा। ये चैनल पे बताने वाली बात नहीं है कि सरकार क्या करेगी। सरकार शिवाज जी कश्मीर के इतिहास में सुरक्षा बल या जो वहां धार्मिक यात्रा करने जाते हैं वो निशाना बनते रहे हैं, या स्थानीय निवासी जो हिंदू रहे वो निशाना बनते रहे। अभी तक का मैंने जो पढ़ा है, जो सामान्य पर्यटक देश विदेश से जाते रहे हैं वो इसके पहले 90-91 में हालांकि जाना बंद हो गया था, वो भी निशाना नहीं बने। अब ये पहली बार इस तरह निशाना बना, तो सीधे सीधे सरकार को चुनौती है, शांति वहां जो बहाल है उसको चुनौती है। इन स्थितियों में आपको क्या नहीं लगता कि सरकार को कठिन से कठिन जल्द कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं कश्मीर 8 बार गया हूं, मैंने सेना के पक्ष में वहां पर केस भी लड़ा है ह्यूमन राइट कमीशन के खिलाफ में। मैं बहुत बारीकी से कश्मीर और कश्मीरियत को जानता हूं। किसी भी सैलानी पे स्थानीय व्यक्ति हमला नहीं करते हैं, ये बाहर के लोगों का हाथ है, लेकिन जो इनपुट मिला है कुछ स्थानीय लोगों का भी उसमें हाथ है, इससे भी इंकार नहीं कर सकता। बिना स्थानीय लोगों के मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और रहा सवाल सैलानियों पे हमले का, तो वहां के स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं इस बात में विरोध भी है कि ऐसी घटना नहीं होनी। रोजी रोटी सबकी वहां पे चल रही है। आर्टिकल 370 जाने के बाद देखिए वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, लगातार सैलानी बढ़ रहे हैं। कश्मीर को हर हिंदुस्तानी सराखों में बैठा रहा है। लेकिन जो घटना हुई है इसने कहीं ना कहीं चुनौती प्रस्तुत की है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार बड़ी सख्ती से इस आतंकवादियों से निपटेगी, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चलिए एक बार तिवारी जी, आपको अगर जल्दी हो, चूंकि आप बहुत परेशानी में हैं, ममता जी की भी परेशानी साफ झलक रही है हमको, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर या कुछ और कहना हो फिर हम लेफ्टिनेंट साहब के पास जाएंगे, कुछ और संदेश देना हो वहां से अपने छत्तीसगढ़ के अपने परिवार के लिए तो आप दे सकते हैं ममता जी। देखिए, इसमें एक बात है त्रिपाठी जी, इस बार जो हमला हुए हैं वो हमला के जो स्थानीय लोग हैं, अगर कल पर्यटक आना बंद कर दे तो यहाँ के लोगों की जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी। इतने होटल तमाम तरह के जो उद्योग है, पहला उद्योग पर्यटन है, उसके कारण ही पैसा आता है। अगर पर्यटक नहीं आएंगे या पर्यटक भय में आएंगे तो यहाँ का जो व्यवस्था पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस बार जो मारा गया है, जिस तरह से वो गतिविधियां की गई है, वो उसका दुष्परिणाम जो है वो चौतरफा पड़ेगा, ऐसा है। दूसरा है जो यहाँ पर और भी गिरोह हैं और गलत तत्व हैं, उनके ठिकाना लगाने का अभी सही समय है। तो इन लोगों में जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जिनका जीवन यापन चल रहा है, वो सब भी दुखी होंगे, उनका असर पड़ेगा। जो इसलिए जो है सरकार, जो इस समय सरकार के आम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए जी। और जो पर्यटक फंसे हुए हैं जी, उनको निकालने की मदद होनी चाहिए जी।
बिल्कुल यही सही बोलना है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी का और आपका। आप सपरिवार कुशल सभी पूरा आपका ग्रुप रायपुर लौट जाए और कुशलता पूर्वक ही लौट जाए। हो सकता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोई अलग से व्यवस्था करे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी और रामतौर जी। अब बारी है कर्नल साहब, आप कश्मीर में भी पदस्थ रहे हैं और ये जो क्षेत्र है जहां ये घटना हुई है, ये क्या जैसा कि कह रहे हैं कि शिवास जी कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के बिना मिली भगत के वो लोग यहां तक पहुंचे कैसे? क्या इस जगह पे पाकिस्तान बॉर्डर से लोग आ गए? कैसे आ गए? सुरक्षा बलों की से नजरें कैसे बच गई? इन सब थोड़ा सा इस जगह के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं और फिर इसका क्या परिणाम होगा और क्या होना चाहिए। मैं कर्नल तोमर हूं जी, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, वेपन एक्सपर्ट जी, इकोनॉमिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट। जी, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार बात करी है और मैंने यही बोला है, यही सुझाव दिया है कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है पाकिस्तान का खात्मा। और हम पाकिस्तान का खात्मा कर सकते हैं क्योंकि हम 100 टाइम्स पावरफुल हैं पाकिस्तान से। जी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा भारत की जनता को और भारत की सरकार को कि ये जो पहलगांव में जो अटैक हुआ है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ है ये एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है, बिकॉज इसमें स्लीपर सेल्स का रोल है। और मैंने कई बार स्ट्रेटेजिक टॉक्स में बोला है कि जो फ्यूचर वॉर्स हैं इट विल बी फॉट बाय स्लीपर सेल्स ओनली। और ये जो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है इसमें पाकिस्तान आर्मी, ISI और जो वहाँ का जो लोकल जो सपोर्ट है और जो है उन लोगों का इसमें हाथ है। और ये एक बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि आज आप देखिए मणिपुर में चाइनीज स्लीपर सेल्स फंक्शनल हैं, बंगाल में बांग्लादेश ISI और पाकिस्तान आर्मी के जो स्लीपर सेल्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। तो जो फ्यूचर वॉर्स है वो जो है वो स्लीपर सेल से ही लड़ा जाएगा। और इस बार हम बोल सकते हैं कि एक काफी बड़ा धमाका इन्होंने किया पहलगांव में, जहां पर कि 28 हिंदू लोगों को कत्लेआम कर दिया। 27 है अभी, 27 लोगों का कत्लेआम किया है और करीबन 10-15 लोग मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप कब पदस्थ थे वहां पे और किस एरिया में थे? मैं वहां पे था, मैं किश्तवाड़ में था और मतलब उस समय इंसर्जेंसी काफी पीक लेवल पे थी। और ये जो अभी का जो गेम हुआ है उसमें स्लीपर सेल्स का रोल है। और आपको मालूम है जैसे कि हिंदुस्तान में अभी भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जितने भी स्लीपर सेल्स हैं ये आसानी से अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड बना लेते हैं। और पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। कहीं गलती से ये स्लीपर सेल्स को न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट में एंट्री मिल गई है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गई हैं और ये जो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वहां पर अगर इनको कहीं गलती से एंट्री मिल गई और कुछ धमाका हो गया देन इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये स्लीपर सेल्स आगे नहीं बढ़ें, हमको जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। और हम लोग बहुत पावरफुल हैं, मैं खुद एक वेपन एक्सपर्ट हूं। मैंने एक प्लान भी दिया था कि हमको पाकिस्तान के ऊपर 600 ब्राह्मोस मिसाइल फायर करने देनी चाहिए और अगर हम ये काम करते हैं तो हम पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे और हमको POK भी मिल जाएगा। अदरवाइज हमको तैयार रहना है। मैंने पहले भी वार्निंग दिया था कि कुछ ना कुछ हो सकता है और ये जो कुछ भी हुआ है ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कर्नल तोमर की बात मान ले और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें।
पाकिस्तान का हम खात्मा 2 दिन में कर सकते हैं। हम लोग बहुत पावरफुल हैं, हमारे पास 20,000 ब्रह्मोस मिसाइल है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर 1,000 ब्रह्मोस मिसाइल हमको फायर कर देनी चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियन आर्मी का कि वो पाकिस्तान को क्रॉस करे, वो बिना क्रॉस किए ही सरेंडर कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको कुछ बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अजय जी, आपको कोई सवाल करना है तोमर साहब से या किसी से? आज आपसे टिप्पणी नहीं ले रहे, आज हम सवाल के लिए बात कर रहे कि ये जो आखिर मिलिट्री, हम लोग चूंकि नहीं जानते चीजों को, मिलिट्री शासन जब भी होता है तो किसका वेट करते हैं फिर ये लोग? एक्चुअली क्या है कि जो डिसीजन है तो वो तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। अगर हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो हमको सरकार से अगर ऑर्डर मिलेगा तभी हम कर सकते हैं। और क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रांग हैं और इसलिए जो आर्मी है वो डिसीजन नहीं ले पाती है और इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार डिसीजन ले और हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, ये देश हित में होगा। अदरवाइज हम लोग वी में पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर द। सर, आप कारगिल वार में भी पार्टिसिपेट किए थे जो, और कारगिल वार का जो खामियाजा भुगता हम लोगों ने, उसके बाद भी अवेयरनेस ना आना या मिलिट्री का जो सिस्टम पूरा का पूरा सीडीएस होते हैं उसमें तीनों सेनाएं होती हैं, वो क्या प्रेशर नहीं डाल पाती या सरकार नहीं बात मानती? क्योंकि कारगिल में ये खामियाजा भुगता, आप तो कारगिल में पार्ट में रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि देखिए आर्मी के पास ज्यादा पावर नहीं है, सारा पॉलिटिकल डिसीजन पे ही निर्भर रहता है और अभी हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं आर्मी ने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला है। जरूर एडवाइस जरूर करते हैं बट फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो डिसीजन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का तो अटैक होगा, अदरवाइज हम अटैक नहीं कर सकते हैं। और हमने कारगिल वॉर में भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पीस टॉक्स के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने कारगिल कर दिया और मतलब वो तो हिंदुस्तान की फौज थी, हमारे जवान बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमने वहां से पाकिस्तान को खदेड़ा, पाकिस्तान को मारा उनको हम लोगों ने। तो इसके ऊपर जो कुछ भी है वो पॉलिटिकल डिसीजन है और मैं चाहता हूं देश हित में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तान और आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को पूरा ऑर्डर देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। हमारे पास सारे वेपन सिस्टम है, डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी गारंटी है कि हम पाकिस्तान को 2 दिन में पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे और इसके साथ साथ हमको पीओके भी मिल जाएगा, पाकिस्तान अक्यूट का। कुमार साहब, यहाँ एक सवाल ये है, इस बार उन्होंने टेररिस्टों पे वो अपने जो सैलानी हैं उन पे ही क्यों अटैक किया और पूछ पूछ के अटैक किया है कि तुम क्या नाम है, मोदी जी को जाके मैसेज दो, ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, क्या ये स्थानीय लोग होंगे या सारे के सारे जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, कह सकते हैं सीधी सीधी ये कृत्य किया है, वो सारे हमारे सीमा पार के लोग हैं? नहीं, इसमें कुछ तो पाकिस्तानीज हैं स्लीपर सेल्स और कुछ जो वहां के जो लोकल्स हैं जो कि जो पाकिस्तान के लिए एज अ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं और ये मैक्सिमम चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो धर्म के नाम पे ही मैक्सिमम चोट पहुंचा सकते हैं और आज देखिए पूरे देश में खलबली मची हुई है कि हिंदुओं को वहां पर मारा है जी। तो उनका उद्देश्य ये है कि गड़बड़ फैलाएं देश में और तोड़फोड़ करें और ये एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, किसी की जान लेना, और वो उन्होंने कर दिखाया। इसलिए मैंने बोला है कि ये सारे स्लीपर सेल जो है इसको पाकिस्तान और आईएसआई कंट्रोल कर रही है, इसलिए पाकिस्तान का जल्द से जल्द खात्मा करना बहुत जरूरी है। लेकिन 50% वहां की जनता जो कश्मीरी है वो भूखों मरने की नौबत में आ जाएंगे अगर सैलानी वहां जाना बंद हो गए तो। नहीं, अगर हम पाकिस्तान को अटैक कर देते हैं तो नहीं, वहां की जनता जो आप स्लीपर सेल बोल रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान का हम खात्मा करते हैं तो वहां पे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी, वहां पीस वापस लौट आएगा, टूरिज्म वापस आ जाएगा, बिजनेस वापस आ जाएगा, वहां पर फॉरेनर्स आने लगेंगे, सब कुछ वहां बदल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, उसका खात्मा करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है।
अब तो उनको खुलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। चले श्रीवास जी ने कुछ कहा, यस जी आपका, आपको थोड़ा जल्दी भी है जी। देखिए, मेरा ये कहना था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जिम्मेदारी के साथ में जवाब देना चाहिए था। सोशल मीडिया पे जैसा भी आदरणीय संजय सिंह तोमर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने बात कही कि धर्म के आधार पे उन्होंने हम पे हमला किया जिसका असर ज्यादा होगा। मैंने वही वक्तव्य दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वही गोली दागने का काम किया जो आतंकवादियों ने किया। उस बात में जवाब नहीं दिया इन्होंने कि आखिर इन्हें 8 घंटे भी नहीं बीतने दिए और ये धर्म और जाति ढूंढ करके आतंकवादियों ने हमला किया। इस बात का सोशल मीडिया से प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? ये ट्रेंड देश में फैलाने, इसको संभालने की जरूरत थी, इसको भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों किया, जबकि नाकामयाबी तो ही नहीं की थी। उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी उन्होंने एक शब्दावली हमारी पार्टी के लिए किया कि समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है, क्या नमाज से आपको नफरत है? अभी तो आप वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों के हितैषी बन रहे थे और हमको नमाजवादी कह के आप बदनाम करना चाहते हैं, दूसरे धर्म को आप बदनाम करना चाहते हैं। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे हितैषी बनना और ये आतंकवाद के साथ में खड़े होना, जो वो चाहते हैं उनकी चाहत में खड़े उतरना, आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने भी वही बात कही। आप उनके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, कहां खड़े हैं? यही तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, हमारा विरोध इन्हीं सब बातों का है कि देश की रक्षा सौदे में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के पकड़ा जाता है, सजा पाता है। यही इनका दोगलापन है और यही देश विरोधी ताकत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, सजा पाया, बंगारू लक्ष्मण। यह भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है और ये उसी पे काम कर रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि जहां 2000 पर्यटक थे, मैं कह रहा हूं छुट्टियां नहीं हुई थी, वहां और हो जाते, जहां 25-25 लाख पर्यटक एक साल में आते हैं, वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी का नहीं होना, जैसे आदरणीय संजय सिंह तोमर ने कहा कि यह राजनीतिक विचार है, यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आर्मी के पास इंटेलिजेंस फेलियर होगा, इनपुट दिया गया होगा, लेकिन कार्रवाई किसने करनी है, काम किसने करना है? यह राजनीतिक फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने हर तरीके से धारा 370 हटाने के नाम पे, जम्मू कश्मीर के नाम पे जो चाहा वो किया। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया, केंद्रीय मंत्रियों को हाउस अरेस्ट कर दिया, जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो भी लोग थे, उनको हाउस अरेस्ट किया। आज यहां तक कि हमारे पत्रकार भी हाउस अरेस्ट हैं वहां पे, जब अभी आपके पैरल में जुड़े हुए हैं। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाउस अरेस्ट नहीं, एक बाहर निकलने की पाबंदी नहीं मतलब हाउस अरेस्ट है जी, बाहर निकलने की पाबंदी नहीं मतलब हाउस अरेस्ट है। भाषा यही कहलाएगी। तो जब पाबंदियों पे आप काम कर रहे हो तो नाकामयाबियों पर कौन बात करेगा? आपने पुलवामा में भी यही किया, आपने हमला करके स्ट्राइक दिखा करके तो काम कर दिया, लेकिन हमलावरों के सहयोगी कौन थे, किन्होंने किया? उन कुकृत्यों को यह बढ़ावा देने वाला काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जब तक आप उनको नहीं खत्म करेंगे, जैसा आदरणीय संजय सिंह तोमर जी लगातार बात कर रहे हैं, जब तक आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, मैं दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी देश में पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं और पिछले 32 साल से बनवा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के अपनी मां के लिए साड़ी में गिफ्ट लेकर के आते हैं। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? लेकिन आप हर जगह पाकिस्तान को कोसेंगे, अपनी डिबेट्स में, अपने प्रचार में पाकिस्तान खोजेंगे और दोस्ताना व्यवहार पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आदरणीय संजय सिंह तोमर जी ने जिक्र किया। तो या तो दोस्ती रख लीजिए या दुश्मनी रख लीजिए। चीन के साथ भी आपने यही दौरे मापदंड रखे और चीन आज लगातार हमारे देश के अंदर घुस रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। देश की फौज ने जो रिजांगला युद्ध लड़ा था, जो रिजांगला युद्ध का स्मारक है, उसको तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाल आंखें दिखाने की केवल नौटंकी करती रही। ये 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और इस तरीके से अगर काम करती रहेगी तो मुझे दुखी मन से कहना पड़ता है, भाईचारा खत्म तो राजनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी कर ही रही थी और आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पर। चलिए गौरीशंकर जी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और कैलाश में सरेंडर होने वाले कायर आज भारत देश के सेना 100 रुपए जब सवाल उठाते हैं तो मुझे सेना के 100 रुपए नहीं, आड़ में मत घुसिए। और एसपी त्रिपाठी साहब, बड़ी आपत्ति है ये जो सेना के पीछे छुप जाते हैं। कायर आप हो, निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो, सेना की आड़ मत लीजिए। सेना की विफलता नहीं, ये आपकी विफलता है। यस जी, आपने बात कही, उन्होंने सुना। कब्जा हो गया, कहां कब्जा हुआ? जी जी बोल। मुख्तार अब्बास और अतीक जैसे गुंडों को गोद में बैठाने वाले देखिए एसपी त्रिपाठी साहब कहां जा रहे हैं, कहां जा रही है? आपने अपनी बात जो भी कही उन्होंने चुपचाप सुनी। ना मैं तो विषय पे ही रहा, विषय से बिल्कुल नहीं हटा। मैं विषय से बिल्कुल नहीं हटा, देश की रक्षा की बात पे रहा। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप कुछ नहीं दे रहे, आप भाग रहे हो।
आप चाइना पहुंच गए ना, मैं कश्मीर में ही रहूंगा, भागने नहीं दूंगा आपको। चाइना नहीं पहुंचा, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं देश की सुरक्षा पे रहा। हमारे प्रदेश के आज पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार को बोल रहा हाउस अरेस्ट कर लिया, किसे गुमराह करते हैं आप? सुरक्षा कारण से उनको रखा गया है, छोड़ दे। कल कोई घटना हो तो फिर आप चैनल में बैठकर इस प्रकार का आलाप करें, मगरमच्छ के आंसू दिखाए। नहीं, आप ये सोशल मीडिया पे लिखाइए। यस जी, आपने इतनी देर तक कहा, उन्होंने चुपचाप से विषय से हटके बात कर रहे हैं। मैं तो देश की सुरक्षा पे केंद्रित रहा, मैं अतीक और उस पर नहीं पहुंचा। चलिए, अतीक पे नहीं बात कर रहे हैं, वो तो उस पर बात कर रहे हैं जी। बोलिए, आतंकवाद का धर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर, बताइए। भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, वो आप उनको बोलने दीजिए, आपकी बात नहीं मिलेगा। जाली टोपी मिलेगा ना, यही वक्फ बोर्ड में दिखा रहे थे। टोपी के वोट के डर के कारण बोलने में शर्म आ रहा है इनको शर्म आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज को, मैं दबंगई से बोलूंगा। मैं आपको वोट के कारण अपना जमीन आपकी पार्टी ने बेच दिया, हिंदुओं के हत्यारे से, आपके हिंदुओं के खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, इसीलिए आप धर्म की बात नहीं करेंगे। शिवाजी मुद्दे पे उतार के गोली मारा गया, रक्षा व्यवस्था पे मुद्दे पे आइए। आप ये बताइए, मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है जी कि पैंट उतार के गोली मारा जा रहा है, धर्म पूछ के गोली मारा जा रहा है। क्या देश की जनता को नहीं बताया जाए इस बात को? कौन लोग हैं ये? और ये कहते हैं कि आप धार्मिक को उन्माद फैला रहे हैं। अरे भाई, हिंदुओं का हत्या हुआ है और उस पर आप इस प्रकार का राख ठंडा नहीं हुआ है, और अभी से आप भारत देश और भारत की सरकार को कोसना प्रारंभ कर दिए। थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसे फर्जी करार दे दिया आपने। आज मुसलमानों के साथ मैं इसकी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड इन्होंने किया, धर्म और जाति का नाम, सरकार ने उस पर जवाब नहीं देंगे। राख तो आपने ठंडी नहीं होने दी, उनको गले लगाया। हम राखी बंधाते हैं, हम छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। पुलवामा में दोषी कौन था? सबको गले लगाते हैं। पुलवामा में दोषी कौन था? किसको सजा दिलाई आपने? अरे भाई, पुलवामा में दोषी कौन था? कौन था? पढ़ लिख का ये भारत पाकिस्तान की संसद का कार्रवाई देखिए वहां। अरे हम तो आपकी कार्रवाई देख रहे थे। यस जी, आपने पूरी बात कही, उनने कहीं नहीं टोका। आप सवाल पूछ रहे हैं, वो बार सवाल नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारी चीजें कही, आपने भी बहुत सारी चीजें कही। मेरा रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, शिवाजी से मेरा रिक्वेस्ट है, हमने बड़े आरोप को सुना, सब लोग मिलकर डिसीजन लीजिए कि हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, और ये डिसीजन आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दीजिए और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दीजिए। ये सारा कुछ देश हित में होगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने पार्टी के पास जाइए, उनको बताइए कि जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि डिसीजन लो और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, चलिए देश हित में। तो जी तोमर साहब, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन चैनल पे किसी भी देश पे हमला करने का निर्णय नहीं हो सकता है। आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान है, आप जैसे योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन हमारा साफ कहना है इस वक्त पूरे भारत देश को एकजुट होकर साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, ना कि यह कहना कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, या किसी पे सवाल उठाना, मीन मेघ निकालने का समय नहीं है। हम जब विपक्ष में थे, बहुत सारी आपदाओं ने देश, उस समय भी हमने आपदा देखी है, राष्ट्रीय आपदा हमने भी देखा है। वो भी काल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो भी काल था इंदिरा गांधी जी का। हम साथ में खड़े थे, संघ भी खड़ा था, भाजपा भी खड़ा था, चाहे पाकिस्तान से जब भी युद्ध हुआ हो, लेकिन ऐसी राजनीति हमने नहीं की है। हमने कभी सरकार का फेलियर नहीं कहा है। आज भी हम पूरी चुनौती के साथ में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हम रिजल्ट देने वाली सरकार है। पिछले 10 साल से जनता ने यही अपेक्षा हमसे की है और उसमें हमने खरा भी उतरा है। हर मुद्दे पे हम जनता के उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, इस मुद्दे पे भी उतरेंगे। 1 से 2 दिन नहीं हुआ, 1 दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, अभी से सरकार को कोसना क्या शोभा देता है किसी विपक्षी पार्टी को? यह बड़ी बात है, इस पे मैं जवाब चाहूंगा। लेकिन शिवाजी, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चुनौती दे दी गई है धर्म के नाम पे, और मोदी जी को जाके बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ज्यादा चुनौती। और पर्यटक 26-27 पर्यटक मार दिए जाए, नहीं, ये संख्या बहुत ज्यादा है और बिल्कुल भी कहीं से भी चीजों को एडमिट नहीं किया सकता कि सामान्य घटना है, बहुत बड़ी घटना है। अभी तक 1-2 इस प्रकार की घटनाएं सामने आती थी अमरनाथ की यात्रा में, कहीं कहीं पे 1-2 साल पहले भी कुछ सैलानियों की भी इस प्रकार से हत्या हुई थी,
किसी को पत्थर मार दिया गया था। मुझे याद है मद्रास की एक दंपत्ति गई थी, बस से वो झांक रहे थे, उनके सर पे पत्थर मार दिया, उसकी मौके मौत हो गई थी। लेकिन ये जो घटना है, इसने हिंदू समाज को भी चुनौती दिया, इसने भारत देश को भी चुनौती दिया है। ये हिंदू समाज को चुनौती नहीं है, ये हिंदू समाज को चुनौती नहीं है, ये पूरी सरकार को चुनौती है। बिल्कुल है जी, पूरी सरकार को चुनौती। धर्म पूछ के और पैंट उतार के अगर इस प्रकार की चीजें हुई है तो हिंदू समाज को भी चुनौती वाला बात है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जी, कलमा पढ़ने को बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति कलमा पढ़ता तो सर उसको छोड़ दिया जाता। चलिए हमारे साथ ये क्या है, हिंदू शिवाज जी रोकेंगे। सुनील पंडिता जी हमारे साथ है, श्रीनगर से हैं सुनील पंडिता जी। सुनील जी, अब क्या माहौल है वहां पे? क्या पूरी तरह से आर्मी ने पूरे शहर को, आसपास को छावनी बना दिया है? आम लोगों को आने जाने की परमिशन है? इस समय क्या माहौल है? सारी दुकानें बंद हैं, जैसे हमारे एक पत्रकार साथी पहलगांव में थे, अब पहुंच गए हैं श्रीनगर, उनको बाहर जाने की परमिशन अभी किसी को नहीं है। अब क्या स्थिति है सुनील जी? देखिए, टेंस तो है लोगों में, और मैं एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित ऐसे हरकतों की वजह से, जी देखिए, भारत सरकार का फेलियर है इसमें आप किसी भी तरीके से मान लीजिए ना मान लीजिए, आप भले जो है किसी दूसरे मुल्क पर जो है इसमें उंगली उठाएंगे, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मेरी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है, मेरा फौज क्या कर रहा है वहां पर। अब तो धारा 317 भी हट गया। उसके बाद यदि निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, तो चाहे वो हिंदू के नाम से हो रही है, मुस्लिम के नाम से हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, तो क्यों हो रही है? इसका जवाब जो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर अगर कोई सरकार के कोई अधिकारी है, सरकार के कोई चुने हुए लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो इस पर जो है थोड़ा सा रोशनी डाल दे। चुके आज की बात में 1990 से लेकर जो है जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज के डेट में जम्मू कश्मीर में इतना टेंस है कि बात ही नहीं है, लोगों को विश्वास ही नहीं आ रहा है कि पता नहीं 10 सेकंड के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात है। जिस हिसाब से पहलगाम का जो हादसा हुआ, मुझे आज फिर जो है वो 90 याद आ रहा, जिस हिसाब से जो है बंटू के साथ जो है नरसिंहार हुआ, और आज तक भी जो है भारत सरकार इस चीज को जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो है जेनोसाइड हुआ। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन कश्मीर की हालत वैसी की वैसी है। जी, वैसे की वैसी है। लेकिन अब ये कश्मीर के जो बासिंदा हैं, श्रीनगर, पहलगांव, इसके आसपास के जो बासिंदा हैं, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, यहां जो मैंने देखा है कि वहां जो लोग हैं 60-70% आबादी टूरिस्टों पे है, डिपेंडेंट है। घोड़े वाले हो, शिकारा वाले हो, कुली हो या टैक्सी वाले हो। टैक्सी वालों ने कल कैंडल मार्च में निकाला है। अब इनकी स्थिति देखिए, आपको लगता है क्या अब 10-15 साल तक पर्यटक उस तरफ चेहरे भी दिखाएंगे? उनकी स्थिति बुरी हो जाएगी। इसका जवाब मैं दे मैं आपके पास ले आ रहा हूं बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी जो सरकार है वो डिसीजन लेती है, हमें उनको समय देना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बताया है। मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, आप समय लीजिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 महीने में वहां सब जगह आपको तरक्की मिलेगी, इनकम डबल हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा और दिन दुगनी रात चौगनी हम लोग तरक्की कर जाएंगे। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं वो बात आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डिसीजन लेंगे, और हमारी जो सेना है उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि पाकिस्तान का खात्मा किया जाए। वो ये सब काम देश हित में होगा। थैंक यू जी। पंडिता जी साहब, पंडिता जी, क्या आपको लगता है कि अब पर्यटक वहां जाएगा? देखिए सर, जो कश्मीर की जो हालत है, मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी। मैं ऑलरेडी जो है वहां पर पंच भी रह चुका हूँ, मैंने पिछला जो इलेक्शन भी लड़ाया वहां पर। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन यदि सरकार की नीति साफ हो, जब सरकार धारा 317 हटा पाई तो क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, इसमें सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसकी वजह से हो रहा है। अब मेरे साथी जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, तो मैं कहता हूँ कब होगा? आज 36 साल से मैं विस्थापित हूँ, मैं बनवास हूँ। भगवान राम भी जो है 14 साल में वापस आए थे। मेरे साथ कितनी जो है क्या नाइंसाफी हुई, क्या उसके बाद जो भारत सरकार ने एक बार भी जो है क्या पाकिस्तान के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं कि पाकिस्तान ने किया,
क्या आपने एक बार भी जो है उसके ऊपर कोई ऐसा हमला किया, ऐसा कोई हरकत है कि जिससे जो है मेरी घर वापसी वापस हो जाएगी? और जिस हिसाब से मेरे जो दोस्त, जो मेरे जो भाई जो इस कल के जो हादसे में शिकार हो चुके, क्या वो चीजें बंद हो जाएंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, चलते चलते अजय जी आपकी पूरे मुद्दे पे आप टिप्पणी सही। देखिए, बिल्कुल बात कही जा रही थी, जो कन्नौज साहब भी कह रहे थे, वो लोग भी कह रहे थे कि एक बार हम पावरफुल हैं, भारत बड़ा देश है, भारत दमदार देश है, इसका मैसेज तो कन्वे करना पड़ेगा, उसके बिना कम से कम शांति नहीं होगी। और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान जिस तरह में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, एक कनेक्टिविटी जो हो रही है, उसको भी मैसेज देना बहुत आवश्यक है। छोटा सा यूक्रेन जिस तरह से दबंगई के साथ सीना तान के खड़ा है रसिया के सामने, उसी तरह हम तो बहुत बड़े देश हैं, हमको एक बार सीना तान करके पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर एक मैसेज, जो बार बार बात की जा रही कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटे या ना मिटे नक्शे पे, लेकिन पाकिस्तान को मैसेज कन्वे जरूर करना पड़ेगा कि भारत आखिरकार भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवास जी आपका, यश जी आपका, तिवारी जी पहले ही धन्यवाद हम आपको दे चुके हैं, सुनील पंडिता जी आपको भी, और संजय सिंह तोमर जी आपको भी, अजय जी आपको भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय दिया। तो आज हमने चर्चा की कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अब तक सैकड़ों आतंकी हमले हुए, लेकिन टूरिस्ट कभी टारगेट नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कश्मीर घूमने आने वालों से ही कश्मीरियों के घर चलते हैं। पर्यटकों से चलने वाले कारोबार यहाँ की लाइफलाइन है। कश्मीर से अगर पर्यटन खत्म कर दिया जाए तो 70% कश्मीरी लोगों के हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा। और यही बात आतंकी भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदल सकता है। उन्हें ये भी पता है कि इस आतंकी हमले में चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाने की रणनीति न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश में भी धर्म के आधार पर एक विभाजन की रेखा खींच सकती है। बहरहाल यह आतंकी हमला देश के लिए चिंता का विषय है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर जिम्मेदार इसका जवाब देने के लिए माकूल रणनीति और वक्त तय करने में जुटा है। देश की 135 करोड़ आवाम को भी ये भरोसा है कि पहलगाम की घाटी में बहाया गया 27 लोगों का खून जाया नहीं जाएगा। इस बार आतंक और आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया में एक नजीर की तरह पेश किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।